जैन साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर बाद हैं। बहुत बेहतर आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। बढ़िया संकल्प आप सभी ने लिया हुआ है इस नायक बैच के साथ में। और संकल्प कुछ इस तरह से है कि आप सभी ज़रूर अपने प्रत्येक विषय को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। थोड़ी सी आवाज़ होगी, अब ठीक आ रही होगी। उम्मीद है आप सभी ने एक संकल्प इस तरह से लिया होगा कि इस नायक बैच के साथ में जुड़कर, इस फाउंडेशन बैच के साथ में जुड़कर मैं अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त बना लूँगी, क्योंकि यहाँ से आपके ना सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो रहे होंगे। और ऐसा बहुत ज़रूरी भी होता है कि एटलीस्ट एक बार तो हम किसी भी विषय को बहुत गहराई में पढ़ें, बहुत अच्छे से आकर पढ़ें। ठीक है? आपने बोला था ध्वनि को वापस रोको भाई कमेंट। ध्वनि को वापस टकरा कर आने में 17 मीटर की मिनिमम दूरी चाहिए, फिर आपके रूम में कैसे वापस आ जाएगी, इतना छोटा है तो। देखिए, मैंने कहा था मिनिमम 17 मीटर चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। ऐसे तो हम पहाड़ों पे खड़े होते हैं, तो पहाड़ के 17 मीटर दूर होते हैं? नहीं। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि इससे टकराकर ध्वनि वापस आए, तो ये 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर ये 17 से कम है, तो इससे ध्वनि टकराकर नहीं आएगी। ये मेरे कहने का मतलब था, न्यूनतम 17 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है? चलो भाई, तो शुरू कर दी जाए कहानी। और आज कहानी है आपकी ऊष्मा एवं तापमान की, हीट एंड टेम्परेचर की। अभी तक हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर वाले पार्ट में, ऊष्मा और तापमान वाले पार्ट में, तापमान के बारे में बड़े अच्छे से तमाम चीज़ों का डिस्कशन कर लिया है। अभी हम चल पड़ते हैं ऊष्मा की ओर, यानी कि हीट की ओर। कल हमारी चर्चा हीट से शुरू हो गई थी, और हीट में हम लोगों ने देखा था कि हीट के मात्रक कौन कौन से होते हैं। ऊष्मा के मात्रक थे कैलोरी और जूल। और हमने एक संबंध पढ़ा था कि एक कैलोरी में या तो 4.18 कहिए या उसी को 4.2 जूल कह दीजिए। और हमने किलो कैलोरी में भी जूल का रिलेशन पढ़ा था। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बात हम सब करेंगे कि भैया, जो हमने अभी तक तापमान के बारे में पढ़ा है या जो हमने ऊष्मा के बारे में कल पढ़ा था, मुझे सब कुछ क्लियर है। अब आप रथ को आगे की तरफ लेकर चल सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऊष्मा के प्रकार। लिखिए, ऊष्मा के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ हीट। हेडिंग डालिए, ऊष्मा के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ हीट। देखो कितने प्रकार होते हैं ऊष्मा के, कितने टाइप होते हैं हीट के। अच्छा, मुझे लगता है विशाल बाबू मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। बार बार आप मल्टीपल कमेंट करेंगे तो हरीश बाबू फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। मैंने बता तो दिया आपका। अग्निवीर का फाइनल रिजल्ट मैं आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आर्मी भाई, उसको आप देख लेना, तमाम जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है? प्लीज़ बार बार कमेंट ना करें, फिर हरीश बाबू आपको टाइम आउट करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी बातों का जवाब मैंने दे दिया है। अब देखिए, ऊष्मा कितने तरह की होती है। सबसे पहला प्रकार है ऊष्मा का, और उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीट। देखो, सेंसिबल हीट क्या होती है? इसको ना हम एस से दिखाते हैं या सी से भी दिखा देते हैं। जनरली एस से भी दिखा लेते हैं। तो सेंसिबल हीट का क्या मतलब है? मान के चलिए मैंने कोई भी वस्तु ली, कोई 1 ग्राम की वस्तु मैंने ली, कुछ भी ले लो आप। मान लो मैंने लोहा ले लिया, पानी ले लिया 1 ग्राम, कुछ भी ले लिया, लेकिन लेना 1 ही ग्राम है। और मैंने अभी इसका टेम्परेचर देखा कितना है। तो मान लो इसका टेम्परेचर है, मान के चलिए इसका टेम्परेचर है जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? तो मैंने इसको हीट देना शुरू किया, और मैंने इसको इतनी हीट दी, मैंने इसको इतनी ऊष्मा दी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। ठीक है? मैंने इसको इतनी हीट दी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, यानी कि 10 से 11 हो जाए, और फिर मैं हीट देनी रोक दूं। बस मैंने कितनी ऊष्मा दी कि वस्तु प्रारंभिक जितने तापमान पर थी, जरूरी नहीं है कि 10 पे ही हो, 15, 20, 50 कितने पर भी हो, बस मुझे कितना तापमान बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं केवल उतनी हीट दूंगा। तो ये जो दी गई हीट है ना, इसी को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट भी बोल देते हैं इसको। सेंसिबल के साथ साथ एक और टर्म इसके लिए आप याद रखेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट या सेंसिबल हीट या विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि किसी 1 ग्राम की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड
बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उसे ही हम स्पेसिफिक हीट या सेंसिबल हीट कहते हैं। तो करिए एक बात हम सबकी, ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ जो भी हम इसको हीट दे रहे हैं, जो भी ऊष्मा दे रहे हैं, इसी को हम स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कह रहे हैं। तो लिखिए इसकी परिभाषा कि 1 ग्राम की वस्तु का ताप, 1 ग्राम की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। 1 ग्राम की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट टू raise the temperature of 1 ग्राम by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फटाफट से एक बार हम सब करें। अरे भाई, क्या वाकई में इतनी जरूरी चीज है कि सब कुछ छोड़ के बस आप एक ही चीज के पीछे पड़ गए यार दोस्त। आपने एनटीपीसी में बोला ध्वनि को टकरा कर वापस आने में 17 मीटर की मिनिमम दूरी चाहिए। फिर सुबह आपने बोला आपके रूम में कैसे वापस आ जाएगी, इतना छोटा है। तो यार नहीं लगता आपको मैंने इस बात का जवाब दे दिया यार? क्या बार बार आप एक ही चीज को छापे जा रहे हो दोस्त? अरे मैं कह रहा हूं भाई साहब, मिनिमम 17 होनी चाहिए, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। ये मिनिमम 17 है तो मेरी ध्वनि टकरा के आ सकती है। इससे पहले, इससे नजदीक आप करोगे तो ध्वनि टकरा के नहीं आएगी। बस इतनी सी बात है यार। मेरा रूम 17 मीटर से तो बड़ा ही है महाराज, मेरे यहां से ये डिस्टेंस 17 मीटर से ज्यादा है, इसलिए ध्वनि के टकरा के आने के चांसेस हैं। बस क्लियर है भाई? एक बार फटाफट हम सब करेंगे। हाँ जी भैया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हो गई विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा को हम किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। अब देखिए, अगर आप इसका सूत्र मुझसे पूछोगे कि भैया यहां पर जो ऊष्मा दी है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं ये मानूं कि ये द्रव्यमान m है, ठीक, इसका द्रव्यमान कितना है? m, पूरा द्रव्यमान, ठीक है, और इसको मैं मानता हूं T1, ये टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर है T2, तो इन दोनों का जो अंतर होगा डेल्टा T, ये कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। डेल्टा T क्या है? दोनों का अंतर। तो हीट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दी गई हीट आप निकालोगे Q बराबर एम एस डी टी से, ठीक है। इसमें विशिष्ट ऊष्मा कहाँ है? तो S जो है वो है इसमें विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है भाई। S जो है वो है इसमें विशिष्ट ऊष्मा। हाँ होगा वो 1 ही ग्राम, बट जनरली हम उसको M से दिखा रहे हैं, तो Q बराबर एम एस डी टी। अब सवाल आता है कि बताइए विशिष्ट ऊष्मा का, एक भाई कह रहा है भैया विशिष्ट ऊष्मा तो ये है यार, मुझे तो इसका बिल्कुल अलग सूत्र बताओ। मैंने कहा ले भाई, एस अगर आप यहां से निकालोगे तो देखो क्यू तो यहीं की यहीं रहेगा, लेकिन एम और डी टी जो हैं ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, ये हो गया। एस को यहीं के यहीं रखो और एम और डी टी यहां आ जाएंगे, हो गया एस बराबर क्यू बटे एम डी टी। भैया इसका मात्रक बताइए, इसकी यूनिट बताइए। तो साथी इसका मात्रक निकालना बहुत आसान है, इसकी यूनिट निकालनी बहुत आसान है। देखो इसकी दो तरह की यूनिट बनेगी। अगर आप हीट को कैलोरी में माप रहे हैं, कैलोरी में, तो आपको द्रव्यमान को ग्राम में लेना पड़ेगा और तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में लेना पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा कि कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आप इसको किलोग्राम में माप रहे हैं और करके लिखिए, तो अगर आप जैसे ग्राम की जगह किलोग्राम लेना चाहते हो तो कैलोरी की जगह आपको जूल लिखना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे जूल प्रति किलोग्राम और यहां लिखोगे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन। बस ये दो मात्रक हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये वाला। पेपर में कौन सा आ सकता है? दोनों आ सकता है। फिर इंपॉर्टेंट ये क्यों है? ज्यादा चांसेस इसके आने के हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केजी केल्विन। अब देखो इनको वो
संकेतों की फॉर्म में भी लिख देता है कई बार। जैसे वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, जूल पर केजी केल्विन। इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है कि जूल, देखिए केजी चला गया ऊपर तो केजी की पावर -1, केल्विन ऊपर चला गया तो केल्विन की पावर -1। तो फॉर्मूला बन जाएगा जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। करेंगे एक बार सभी थम्सअप की, ठीक है भैया। जो बोर्ड पर लिखा है विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, मुझे समझ में आ जाता है। फटाफट से एक बार थम्सअप करेंगे सभी। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा जाएगा। आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे वो बोलेगा कि बताइए, अब देखो हर एक वस्तु की भाई विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, स्पेसिफिक हीट अलग होगी। हो सकता है 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कुछ ऊष्मा चाहिए। तो आप सोचिए, क्या ऐसा जरूरी है कि लोहे के 1 ग्राम को भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए इतनी ही ऊष्मा चाहिएगी? नहीं यार, मान लो मुझे भूख लगी है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है कि मैं इतनी रोटी में झिक जाऊंगा। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो कि भाई आप उतनी रोटी में झिक जाओगे। तो हर एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। लेकिन हमें याद किसकी रखनी है? क्या दुनिया जहान के सारे मटेरियल्स की याद रखें? यार वो तो संभव ही नहीं है। हम केवल किसके बारे में याद रखेंगे? हम केवल जल के बारे में याद रखेंगे, वाटर के बारे में याद रखेंगे। और सवाल आएगा कि बताइए, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बताओ, यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा एस बताओ वाटर के लिए। तो आप कहोगे कि भैया एस जो होती है ना वाटर के लिए, वो होती है 4180 जूल पर किलोग्राम केल्विन। वहां मैंने जूल पर केजी केल्विन लिखा है ना। इस बात का मतलब क्या है पता है? इस बात का ये मतलब है कि अगर तुम 1 किलो पानी लो और उसका तुम्हें 1 केल्विन तापमान बढ़ाना हो, तो आपको 4180 जूल की हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, कहीं कहीं लगभग इसको 4200 भी ले लेते हैं, जैसे 4.18 को हम 4.2 ले लेते हैं ना, तो 4180 को कहीं कहीं 4200 भी दे देगा। दोनों एक साथ कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया आपका कि 4180 जूल पर केजी केल्विन। आई आपको बात समझ में? तो ऐसा नहीं है रटना है इसको, आप इसको समझो कि भाई पानी का अगर 1 किलो पानी है ना, तो 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए 4180 जूल की हीट देनी पड़ेगी। सभी लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट पानी की ही होती है। ये भी आप लिख लेंगे, लिखेंगे सभी द्रवों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ऑल। ठीक, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ऑल। सभी लिक्विड्स में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हो? शुद्ध गांव से कौन है, अगर उन्होंने कभी चारा कटते हुए देखा हो इंजन से, तो आपने पाया होगा कि हमारी ड्यूटी क्या होती थी जब हम छोटे थे। इंजन से चारा कट रहा है तो हमारी ड्यूटी होती थी कि बाल्टी में पानी है और इंजन में उसे डालते रहो पाइप की मदद से। और जब वो दूसरी साइड से निकलता था तो हम देखते थे वो बहुत गर्म होकर निकलता था। तो पहली बात तो वहाँ पानी कर क्या रहा है? असल में जो इंजन गर्म हो रहा है ना, उसकी गर्मी को अपने साथ लेके जा रहा है। और पानी ही क्यों चुना हमने? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हीट ले जा सकता है, समझ रहे हो ना। 1 किलो पानी का 1 केल्विन तापमान बढ़ेगा
और वो 4200 जूल की लगभग हीट ले जाएगा। तो वो ठंडा करने में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। आप कभी देखें जनरेटर के रेडिएटर में भी यही डलती है, पानी ही डलता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ले जाए, है ना। चलिए, तो सभी द्रवों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। ये बात हो गई स्पेसिफिक हीट की, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की। अब देखिए एक दूसरे तरह की ऊष्मा और होती है जिसका नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट को हम दिखाते हैं एल से। अब देखो लेटेंट हीट क्या होती है भाई, ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझें। देखो मान के चलिए ये मेरे पास बर्फ है, तो हम बर्फ से क्या उम्मीद करेंगे बताइए। अगर बर्फ क्या है, ठोस है, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव और गैस में से किसके अणु सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं, बताइए। ठोस के, द्रव के या गैस के? फटाफट से बताओ। ठोस, द्रव और गैस में से सबसे ज्यादा अणु किसके होते हैं? एसी में भी होता है। अरे नहीं यार, एसी में पानी से ठंडी होती है क्या कमरा? वो तो एसी में अंदर जो ठंडे होने की वजह से बर्फ बन जाती है, वो पिघल के एक तरह से फ्रोस्ट जो होता है वो मेल्ट होके पानी के फॉर्म में आता है, वहां पर ये वाला कंसेप्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा अणु किसके पास पास होते हैं? सॉलिड के पास पास होते हैं। तो अगर ये एक सॉलिड है तो मैं इससे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके जो अणु हैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये काल्पनिक गति कर रहे होंगे? किसी भी टेम्परेचर पर है ये, चाहे मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ठोस है, एक सॉलिड है, तो क्या इसके अणु काल्पनिक गति कर रहे होंगे? बोलो यस और नो। मतलब स्थिति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मान लो ये सारे अणु हैं, तो ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए बैठे हैं और वहीं की वहीं काल्पनिक गति कर रहे हैं। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है मतलब -273 पे तो नहीं है, वही तो काल्पनिक गति 0 होती है। फिलहाल तो इसकी काल्पनिक गति है, अरे आर्मी लवर भैया काहे को नहीं होगी काल्पनिक गति यार? काल्पनिक गति -273 पर 0 होती है, 0 पर तो होगी ना काल्पनिक गति। ये चाहे ऐसे ऐसे कंपन करते रहें, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस करते रहें। आप छोटी सी ही बात में काहे को कंफ्यूज हो जाते हो भाई? वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशन जो होते हैं ना, कंपन, ये कब थमते हैं? ये थमते हैं -273 पर। जीरो को ऐसे मत समझो, जीरो ठंडा होता है ठीक है, लेकिन ऐसे मत समझो कि अणुओं के लिए ठंडा होता है। वो तुम्हारे लिए ठंडा होगा बट अणु तो गति करेंगे, और जीरो पर ठीक ठाक गति ये करते रहते हैं, ऐसे गति ये करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, इसको गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करने का मतलब है कि मैंने इनको और ज़्यादा तेज़ी से कंपन करने के लिए ऊर्जा दे दी, क्योंकि गर्म करने का मतलब हीट देना, और हीट पाकर अणु क्या करेगा? गति ही करेगा। अब देखो जब ये बहुत तेजी तेजी से गति करेगा तो संभावना है कि ये एक दूसरे के बीच बने बंधों को, यानी कि जो बल है उसको तोड़ देगा। भाई यहाँ तो मान लो ऐसे कसे हुए हैं, ये उंगली तो नहीं टूट सकती, लेकिन मान लो ये कुछ लकड़ी जैसी चीज होती तो बार बार करके ये इसको तोड़ देता। तो मैं इसको हीट देता रहा कि जब तक ये अपने बीच लगे हुए बल को तोड़ ना दे, और जैसे ही इसने तोड़ा, टूट गया, मैंने हीट देनी बंद कर दी बिल्कुल। बस मैंने कहा अब मैं हीट नहीं दूंगा। यानी कि मैंने यहाँ जो हीट दी है वो किस लिए दी है? वो इसलिए दी है ताकि इसके बीच का फोर्स टूट जाए, बल टूट जाए। और मुझे बताओ अगर अणु एक दूसरे से अलग हो गए तो क्या संभावना है कि ये किस अवस्था में आ जाएंगे? ये किस स्टेट में आ जाएंगे बताना। क्या ये ठोस में ही रहेंगे या द्रव बन जाएंगे या लिक्विड बन जाएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। तो अगर किसी ठोस को मैंने हीट दी तो संभावना ये है, अगर मैंने ऊष्मा दी, मैंने हीट दी, तो मेरे हिसाब से तो संभावना ये है कि उसके अणु जो है वो एक दूसरे से अब अलग अलग आके बैठ गए और डेफिनेटली वो लिक्विड बन जाएगा। क्योंकि लिक्विड की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें अणु दूर होते हैं। अब तुम कहोगे तो चिपके बैठे हैं, दूर तो कहीं ना है। अरे इसको तुम पास कह रहे हो तो इसको तो दूर कह ही सकते हो। तो भैया जी ये बन गई अब लिक्विड, ठीक है। अच्छा आप ही बताओ, ये बन गई लिक्विड यानी कि द्रव। अच्छा आप ही बताओ कि मैंने जो एनर्जी दी है वो तो सारी की सारी फिलहाल इसके अणुओं को एक दूसरे से अलग करने में चली गई, और उसके बाद मैंने कोई ऊर्जा दी नहीं, एनर्जी दी नहीं। जैसे ही अणु अलग हुए मैंने एनर्जी देनी बंद कर दी। तो मुझे आप ये बताओ कि क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा?
क्या इसका तापमान बढ़ेगा? यस और नो? देखो, अणुओं की गति एकदम से बढ़ेगी और फिर वो सामान्य हो जाएगी, फिर वो उतनी ही हो जाएगी जितनी है, जितनी यहां थी ना उतनी ही हो जाएगी। तो क्या मतलब मैंने जो भी हीट दी है, मैंने जो भी ऊष्मा दी है, वो कहाँ गई है? वो तो चली गई इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसके बंधों को तोड़ने में। उसने इसके तापमान को जरा सा भी नहीं बढ़ाया, उसने जरा सा भी इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया। आप देख लें, ये प्रैक्टिकल करके देख लें, इसका टेम्परेचर यहाँ नहीं बढ़ेगा और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड भी रहेगा। हालांकि ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, यार भैया लिक्विड कैसे है जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? अरे बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सुनो, देखो, एक सिलेंडर उठाओ, तो मुझे बताओ गैस के सिलेंडर में गैस जो भरी होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड या फिर गैस? आपका एक बहुत बड़ा भ्रम आज टूटेगा, देखना आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी चीज़ों को लेके। मुझे बताओ, गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो किस अवस्था में होती है, वो किस स्टेट में होती है, लिक्विड में या गैस में? तो आप सभी का उत्तर है, कुछ साथी कह रहे हैं गैस, कुछ साथी कह रहे हैं लिक्विड। देखो, वो गैस में नहीं भरी होती है, आप उसको कभी हिला डुला के देखें, वो ना लिक्विड फॉर्म में भरी हुई होती है। तो भैया उसको गैस काहे कहते हैं कि यार इसमें तो गैस भरी हुई है? उसको तुम निकालते हो तो वो गैस बन के निकलती है। अच्छा मुझे बताओ, क्या अगर ऐसा है कि कम तापमान पर लिक्विड रहेगा, द्रव रहेगा, और अधिक तापमान पर गैस हो जाएगी, तो उसे बाहर निकालते ही कौन सा ज़्यादा तापमान हो गया? कोई ज़्यादा तापमान नहीं हुआ। असल में हम लोग अवस्था परिवर्तन को ज़्यादातर तापमान से जोड़ के पढ़ लेते हैं, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान ही जिम्मेदार है या तापमान ही अकेला चौधरी है कि भैया मेरी वजह से ही होगा अवस्था परिवर्तन। आप दाब के साथ खेल कर भी अवस्था परिवर्तित कर सकते हो। क्या आप मानोगे कि जब गैस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है तो हाई प्रेशर पे है? कोई भी गैस को अगर आप हाई प्रेशर पे ले जाओगे, दाब ज़्यादा कर दोगे, तो वो लिक्विड ही बन जाएगी। और जब उसके प्रेशर को कम करोगे, बाहर निकली तो अपने आप ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, कम प्रेशर हो गया, भाई खुल गई ना वो, तो वो डेफिनेटली गैस बन जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तापमान ही ऐसा करेगा, टेम्परेचर ही ऐसा करेगा, प्रेशर भी ये कमाल कर सकता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम हमेशा ये नहीं सोचेंगे कि केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड ही होगा। माने आप मेरी बात, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड भी पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ था। और वो इसलिए था क्योंकि आप जब अणुओं का तापमान बढ़ने की बारी आई, तब आपने हीट ही देनी बंद कर दी, और जितनी आपने हीट दी वो तो भैया इसके अणुओं के बंधों को ब्रेक करने में चली गई। बोलो यस और नो? तो जब अगर आप इसके बाद हीट देते तो ये जरूर गर्म होने शुरू हो सकते थे, तो ये जरूर हीट होने शुरू हो सकते थे, अभी तो नहीं हुए। तो मुझे एक बात बताओ कि सामान्यतः, अब इस टॉपिक को छोड़ो, पीछे छोड़ो, मुझे बताओ जनरली हीट से आपकी उम्मीद क्या होती है? सामान्यतः सोचो, बिल्कुल सिंपल। भाई मैं किसी लोहे की रॉड को गर्म कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो आपकी उससे उम्मीद क्या है कि वो उसका तापमान बढ़ाए या ना बढ़ाए? आप कहोगे यार सामान्यतः तो हीट से यही उम्मीद होती है कि ये तापमान बढ़ाएगी। लेकिन क्या यहां ये वाली ऊष्मा तापमान बढ़ा रही है? नहीं, यहां तो ये तापमान को ऐसा का ऐसा ही रख रही है। इसीलिए इसका नाम मैंने दिया गुप्त ऊष्मा। कि यार ऊष्मा तुम तो बहुत चोरी छुपे काम कर रही है, तुम तो पता भी ना चलन दे रही हो। तो इसका नाम है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त का मतलब है चोरी छुपे काम कर रही है, क्योंकि ये वो काम असल में नहीं कर रही है जो एक ऊष्मा को करना चाहिए था, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया गुप्त ऊष्मा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि गुप्त ऊष्मा एक ऐसी ऊष्मा है जो गुपचुप काम करती है, यानी तापमान नहीं बढ़ाती? तो भैया इसका इस्तेमाल क्यों होता है? अवस्था को बदलने के लिए, फेज के चेंज होने में। किसी भी मटेरियल की अवस्था बदलने के लिए हमें जितनी ऊष्मा चाहिए उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब मैं फटाफट से पेपर में आने वाली चीजें लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आप कहेंगे कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। द हीट required to the heat required to change the state, to change the state। ठीक है,
अच्छा, सवाल उठता है कि क्या ये ऊष्मा तापमान बढ़ाती है? जी नहीं। गुप्त ऊष्मा तापमान नहीं परिवर्तित करती है, ये अवस्था परिवर्तित करती है। गुप्त ऊष्मा ताप परिवर्तित नहीं करती, यानी कि लेटेंट हीट डजंट चेंजेस द टेम्परेचर। लेटेंट हीट डजंट चेंजेस द टेम्परेचर। ठीक है, फटाफट से थम्स अप करें। हाँ जी, दोनों चीज क्लियर हैं। अच्छा, अगर आप इससे पिछली वाली ऊष्मा के बारे में सोचें, विशिष्ट ऊष्मा, तो वो क्या कर रही थी? वो तापमान को बढ़ा रही थी, अवस्था को नहीं बढ़ा रही थी। तो पता है, अब आप जो भी इसको ऊष्मा दोगे, मतलब मान लो मैंने तो और ऊष्मा देनी शुरू कर दी और मैं इसको ले आया 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो अब ये वस्तु गर्म हो रही है, रहेगी तो लिक्विड ही, लेकिन 99 तक ये गर्म होती रहेगी। 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये क्या रहेगी? लिक्विड रहेगी। तो ये कौन सी हीट होगी? ये होगी सेंसिबल हीट, जिसे आप कह रहे होते हो। मतलब हर एक बार 1 1 1 करके देखोगे तो, जैसे 0 से 1 सेंसिबल है, 1 से 2 सेंसिबल है, 2 से 3 भी सेंसिबल है, 3 से 4 भी सेंसिबल है, यानी 0 to 99 ये हमेशा सेंसिबल ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 99 से 100 पे जाओगे, तो फिर क्या होगा? ये तुरंत 99, देखो 100 पे भी ये लिक्विड ही रहेगी, 100 तक भी ये लिक्विड रहेगी। 100 से फर्दर हीट करोगे तो लिक्विड ही वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और कब तक होता रहेगा? एक स्टेट आएगी जब पूरा पानी वेपर बन जाएगा। तो मान लो मेरे पास 1 किलोग्राम पानी है और उसको वेपर मुझे बनाना है, तो उस टाइम जो हीट लगेगी उसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। फिर जब वो वेपर बन जाएगा, फिर उस वेपर को गर्म करोगे, भाप को गर्म करोगे, तो उसका तापमान और बढ़ेगा, फिर सेंसिबल हीट आ जाएगी। तो आप समझ गए कि बीच बीच में जहां भी फेज चेंज होंगी, जहां भी अवस्थाएं परिवर्तित होंगी, वहां वहां लेटेंट हीट आएगी और बीच में पूरी सेंसिबल हीट या स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा चलती रहेगी। ठीक है, तो एक बात हम सब करेंगे। हाँ जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। क्या हुआ भाई आपके? हाँ, बीएसएफ एचसीएम का मॉक टेस्ट एनालिसिस आज हो जाएगा आपका। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, सब डिफेंस के लिए फाउंडेशन बैच कब लाओगे सर? हर्षित बाबू, जल्द ही आ जाएगा आपका, है ना? आज कल में अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अब देखो यहाँ से क्या सवाल पूछेगा, वो कहेगा कि बताओ, अगर 1 ग्राम 1 ग्राम बर्फ को मुझे पानी बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? कैलोरी में बताओ, ये सवाल आएगा आपसे। 1 ग्राम बर्फ को मुझे लिक्विड में बदलना है तो कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी? तो सवाल आएगा। और देखो, जब आप 1 ग्राम बर्फ लेते हैं, मान लो आइस लेते हो, और आप इसे किस में बदलते हो? लिक्विड में बदलते हो। ये है 1 ग्राम, मैंने इसे कुछ गर्म किया, कुछ हीट दी, और ये किस में बदल गई? लिक्विड में बदल गई, यानी कि द्रव में बदल गई। तो मुझे जो हीट देनी पड़ेगी, अच्छा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हालांकि हम प्रक्रियाएं आगे पढ़ेंगे। जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो इसको कहते हैं हम गलन। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग, याद रखना, आगे भी पढ़ेंगे हम इसको। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, वाटर के लिए, जल के लिए, और वाटर, एक तो पूछा जाएगा बताइए गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब, अगर 1 ग्राम आइस 1 ग्राम लिक्विड बन रही है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो आपका उत्तर होना चाहिए भैया जी 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम 1 ग्राम बर्फ को पानी बनने के लिए मुझे 80 कैलोरी की ऊष्मा देनी पड़ेगी। कुमार राकेश बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत अच्छा उत्तर है, काजल बहुत शानदार। 80 कैलोरी की हीट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अगर वो कहे कि चलो ठीक है, मेरे पास 1 ग्राम लिक्विड है और मैं उसे गैस में बदलना चाहता हूं, यानी भाप में बदलना चाहता हूं, वेपर में बदलना चाहता हूं, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो मेरा उत्तर होगा कि देखो भाई, अगर तुम वाटर के लिए मुझसे पूछो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसको बोलेंगे वाष्पन। लिक्विड से वेपर में यानी गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ये हम और आगे पढ़ेंगे। तो आप कहोगे कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होगी, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होगी
533 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए आपको 533 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी, या बहुत सारी बुक्स में आपको ये 540 भी मिल सकता है। 533 भी मिल जाएगा, 540 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात, मुझे आप बताइए कि कौन से, इसको किसके लिए, मतलब किस अवस्था के लिए हीट ज़्यादा है, लिक्विड में बदलने के लिए या गैस में बदलने के लिए? तो डेफिनेटली गैस में बदलने के लिए। इसलिए अगर आप गर्म पानी, कोई व्यक्ति गर्म पानी से जलता है या भाप से जलता है, अगर कोई व्यक्ति गर्म पानी से जलता है या भाप से जलता है, तो भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। भाप खत्म कर देती है इंसान को, क्योंकि समझो ना, भाप के पास, भाप कब बनी है? जब उसके पास बहुत ज़्यादा हीट आई है। पानी से तो कई गुना, गर्म पानी से तो कई गुना ज़्यादा हीट है। इसलिए जब आप रोटी में बीचों बीच में छेद मार देते हो ना भाई, हालत ख़राब हो जाती है ना? कैसे एकदम से उंगली जल जाती है, क्योंकि वो तुरंत भाप आके पड़ती है आपके हाथ पे, और भाप के पास भयंकर वाली हीट होती है। चलिए एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है भैया। एक बार सभी थम्स अप करेंगे। कि यहाँ तक मुझे कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक सब कुछ ओके ओके है, सब कुछ क्लियर क्लियर है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये हो गए ऊष्मा के 2 तरीके। और देखो, जो मैं आपको फैक्चुअल डेटा करा रहा हूँ ना, इसको तो आप जरूर ही अच्छे से करते रहना, कि वाटर के लिए कितनी होती है। बेसिकली वाटर के लिए ही पूछी जाती है और किसी के लिए नहीं पूछी जाती है। अगला सवाल आता है कि बताइए गुप्त ऊष्मा का मात्रक। गुप्त ऊष्मा का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? देखो पहले गुप्त ऊष्मा का सूत्र देखो। सूत्र होता है Q बराबर m गुणा L। भैया Q क्या है? Q गुप्त ऊष्मा नहीं है, Q तो है दी गई ऊष्मा। ये तो केवल ऊष्मा है, हीट है। m क्या है? जिस वस्तु का हीट दी जा रही है उसका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, और L कितनी है? L है गुप्त ऊष्मा, L है गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। तो यहाँ से अगर आप L की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी? आप कहोगे जी भैया L की वैल्यू हो जाएगी L बराबर Q बटे M। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर आप Q को कैलोरी में मापो, द्रव्यमान को ग्राम में मापो, तो कैलोरी पर ग्राम कहोगे, या तो कहो कैलोरी पर ग्राम, या अगर आप Q को जूल में ले रहे हो तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापो, या कहो जूल पर किलोग्राम। तो दोनों ही यूनिट हो सकती है। 480 ऐसे भाई विक्रम मुझे कैसे याद रहेगा? दुनिया के सभी तत्वों के लिए थोड़ा ना याद रखना है कि 432 किसका होता है, 436 किसका होता है। हमें सभी का डेटा थोड़ा ना याद रखना। जो डेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल उतना पढ़ना है हमें। तो या तो आप कहेंगे कैलोरी पर ग्राम, या आप कहेंगे जूल पर किलोग्राम, जूल पर केजी। ठीक है। अंकित भैया दर्पण वाला चैप्टर नहीं पढ़ाओगे क्या? अंकित बाबू सिलेबस खत्म हो गया क्या? मैंने कहाँ कह दिया कि सिलेबस खत्म हो गया है? पढ़ेंगे, सारे चैप्टर पढ़ेंगे। जब सिलेबस खत्म हो तब आप कहना कि ये चैप्टर छूट गया है। कोई एक सिंगल चैप्टर नहीं छूटेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है भाई, तो ये सारे फैक्चुअल डेटा आप याद रखें कि किसकी यूनिट क्या है, कितनी लेटेंट हीट होती है, कितनी सेंसिबल हीट होती है। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट क्या होती है। अब देखो, हमें पढ़ना है एक टॉपिक कि हीट जो है वो आगे कैसे बढ़ती है, ऊष्मा जो है आगे कैसे बढ़ती है। तो आप हेडिंग डालेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा संचरण की विधियां, मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर। देखिए ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, सर्दियां आने वाली हैं, आप अलाव जलाओगे और अलाव जला के आप अपने हाथों को सेकोगे। ये बढ़िया, आप बैठे बैठे अपने हाथों को, दोनों हाथों को सेक रहे हैं। अच्छा, वहीं आपका एक दोस्त, सर्दी तो उसको भी लग रही है, लेकिन आ नहीं सकता है। काहे नहीं आ सकता है? क्योंकि पैसे लेके भाग जो गया है, तो वो दूर खड़ा है बेचारा, चुपचाप खड़ा है, यहाँ टुकुर टुकुर देख रहा है।
अब उसको पता है कि तुम पैसे जरूर मांगोगे, तो उसने एक जुगाड़ निकाला। वो एक लोहे की रॉड लाया और लेके उसने आग में लगा दी। यहाँ लोहे की रॉड को पकड़ा और ये उसने आग में लगा दी। क्या होगा? लोहे की रॉड धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो वो उसी रॉड से बेचारा हाथ लगा लेता है और अपने हाथों को सेक लेता है। ऐसे काम चला रहा है। तो मुझे आप बताइए कि लोहे की रॉड में गर्मी यहां से यहां तक कैसे आई होगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो, लोहे की रॉड में मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, और सारे के सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि सॉलिड है, ठोस है। ये है आपका एक सॉलिड, यानी कि ठोस, जिसमें अणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और जैसे ही यहाँ वाला अणु हीट लेता है, तो ये क्या करेगा? ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और अपने साथ वाले अणु को भी वाइब्रेट करेगा। देखो, अगर ये वाइब्रेट होगा, मान लो ये नॉर्मल वाइब्रेट हो रहा है, ये तेज वाइब्रेट हुआ, तो ये इसको भी तेज तेज वाइब्रेट करेगा, फिर जो इसके साथ में है उसको तेज वाइब्रेट करेगा। तो ये वाइब्रेशंस ऐसे 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 ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक गर्मी पहुंच जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण अणुओं के कंपन से होता है, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से होता है? यस और नो बोलिए। ये मैं आपको सवाल बता रहा हूं, जो पेपर में सवाल आते हैं। पहला सवाल आएगा कि ठोसों में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से होता है, अणुओं के संचरण से होता है। जी हाँ। क्या मुझे बताओ, अणु अपनी जगह से हट रहे हैं? देखो, दोनों में फर्क समझो। अगर आप हिलने को हटना कह रहे हो तो गलत कह रहे हो आप। देखिए, हटने का मतलब है कि कोई चीज अभी यहां है और फिर यहां चली जाए। अगर कोई चीज ऐसे बार बार बस इधर अपनी एक स्थिति के इधर उधर होके फिर वहीं आ जा रही है, तो उसको हटना नहीं कहोगे, उसको कहोगे कंपन। कंपन का मतलब ही ये है कि वस्तु हिल भी रही है बट अपनी ही जगह पर, और हटने का मतलब, विस्थापन का मतलब, वस्तु अपनी जगह से कहीं और चली जाए। तो यहां पर तो कहीं और नहीं जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ठोसों में मॉलिक्यूल विस्थापित नहीं होते, डिस्प्लेस नहीं होते, बस वाइब्रेट करते हैं, कंपन होता है इनमें। और ऊष्मा चलने के इस तरीके को विज्ञान ने कंडक्शन कहा, चालन कहा। तो अब देखिए क्या क्या सवाल बनेंगे चालन से। तो ऊष्मा प्रवाह का पहला तरीका आता है चालन। लिखेंगे नंबर 1, चालन। तो पहला, सबसे पहला सवाल कि चालन के द्वारा ऊष्मा किस में बहती है? तो आप कहोगे कि भाई साहब, चालन के द्वारा जो ऊष्मा बहती है ना, वो ठोसों में बहती है, यानी कि ठोसों में ऊष्मा प्रवाह का तरीका, यानी कि मेथड, मेथड ऑफ हीट फ्लो इन सॉलिड्स। ठोसों में ऊष्मा प्रवाह का तरीका। उसके अलावा नंबर 2 आ जाइए। सवाल दूसरा उठता है कि क्या अणु अपनी जगह से विस्थापित होते हैं? जी नहीं। RW अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते हैं, इसमें केवल अणु कंपन करते हैं। तो आप कहेंगे कि अणु कंपन करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स। ठीक है, विस्थापित नहीं होते हैं। अच्छा, उदाहरण क्या हो जाएगा? किसी भी ठोस में हीट का फ्लो मान लो, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आयरन में, आयरन यानी कि लोहे में। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब दूसरा आ जाते हैं। एक हीट आप भी ले रहे हैं, मुझे बताइए, क्या अपने आप गर्मी लेने के लिए अपने हाथों को आग में झोंक देते हैं तभी आपके हाथ गर्म होते हैं, या थोड़ा पहले से ही गर्म हो जाते हैं? मेरे हिसाब से शायद थोड़ा पहले से ही गर्म हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ कौन आपके हाथों को गर्म कर रहा है? तो हो ये रहा है कि जो यहाँ के आसपास की हवा है ना, ये इससे टच होके गर्म होती है और आपके हाथों को गर्म करती हुई चली जाती है। इसके आसपास की हवा आपके हाथों को गर्म करती हुई चली जाती है, आपके हाथों को हीट करती हुई चली जाती है। तो देखिए, हो क्या रहा है, हवा क्या है? एक गैस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई, गैस ऊष्मा ऐसे ले जाती है कि एक अणु जैसे ही ऊष्मा लेगा वो गति करना शुरू कर देगा, और यहाँ पहुँच गया, यहाँ का अणु यहाँ पहुँच गया, यहाँ का अणु यहाँ पहुँच गया। तो इसमें अणुओं का विस्थापन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कह सकता हूं मैं। विज्ञान इस तरीके को कहता है संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। साइंस इस मेथड को कहती है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। अब देखिए, पानी कैसे गर्म होता है?
चलो ठीक है, सॉलिड समझ में आ गया, गैस समझ में आ गई। अब भैया ये बताओ लिक्विड कैसे गर्म होते हैं। देखो ये लिक्विड है, ये इसमें इसी बर्तन में खूब सारा लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है, और जब मैं इसको गर्म करना शुरू करता हूँ ऐसे ऐसे, तो हो क्या रहा है भाई दोस्त, हो ये रहा है कि ये अणु गर्म होगा और गर्म होने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये वाला अणु जो ठंडा है, ये अणु ठंडा वाला नीचे आएगा और फिर ये ऊपर पहुँच जाएगा गर्म होके। फिर नीचे वाला ठंडा जो है वो यहाँ आएगा और गर्मी लेके यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी अणुओं का विस्थापन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जहाँ भी अणुओं का विस्थापन होगा उस तरीके को हम एक ही मानेंगे, और वो कन्वेक्शन है, यानी कि संवहन है। असल में ऊष्मा प्रवाह के तरीकों को हमने अणुओं की गति के हिसाब से ही परिभाषित किया हुआ है कि भैया जहां अणु गति नहीं करेंगे, मतलब एक जगह से नहीं हटेंगे, बस कंपन करेंगे, उसको तो हम कह देंगे चालन। और जहां पर भी अणु अपनी जगह से हट रहे होंगे ना भैया, उसको हम संवहन कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कन्वेक्शन जो है वो गैसों में भी कन्वेक्शन ही कहते हैं, गर्म होने को, यानी कि गैस के गर्म होने को भी कन्वेक्शन कहते हैं, और लिक्विड यानी कि द्रव के गर्म होने को भी हम कन्वेक्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन का मतलब क्या है, दोनों तरीके से हीट का फ्लो होना। तो आप कहेंगे एक तो चालन हो गया, नंबर 2 अगला आता है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। तो संवहन क्या होता है कि भाई ये द्रव, ये वे गैसों में, द्रव व गैसों में ऊष्मा प्रवाह का तरीका, यानी कि मेथड ऑफ हीट फ्लो, मेथड ऑफ हीट फ्लो इन, मेथड ऑफ हीट फ्लो इन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है मुझे। अच्छा, आगे आप देखें तो इसमें क्या अणु अपनी जगह से विस्थापित होते हैं? जी हाँ, तो आप कहेंगे कि अणु विस्थापित होते हैं, अणु विस्थापित होते हैं, मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेसेस, कि अणु अपनी जगह से विस्थापित होते हैं। रत्नेश पटेल क्या कह रहे हैं भैया, सर डू यू बिलीव इन गॉड, प्लीज आंसर। पहले कंटेंट कवर करेंगे, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्त, अभी बस 2 मिनट का एक और टॉपिक रह गया है, फिर खत्म। तो ये हो गया, ठीक है, मुझे सॉलिड, लिक्विड और गैस में समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब थोड़ा सा आगे चलें। देखो मैं मानता हूं कि एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, यहां, वो अपनी उनका इंतजार कर रहा है, वो उसको नहीं चाहिए कि वो गर्मी पा रहा है, मतलब वो हीट लेना नहीं चाह रहा है ना, और आग वहां चल रही है, वो ऐसे मुंडी करके खड़ा हुआ है, हाँ कहाँ रह गई जी, उसको कोई मतलब नहीं है इससे। क्या वो भी हीट को फील करेगा या नहीं करेगा? करेगा, तो वो भी हीट को फील। देखो मैंने मान लिया कि सारी हवा, यहाँ की सारी हवा उड़ के यहाँ चली गई, ऐसे हीट का कोई फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ऐसे हवा का फ्लो नहीं हो रहा। हवा कैसे जा रही है? केवल ऐसे जा रही है, हवा ऐसे नहीं जा रही है। तो यहां तक हीट कैसे जाएगी? या आप मुझे बताइए कि सूर्य से रोशनी आती है, चलो पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक तो एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी है और यहां तक एटमॉस्फेयर है, तो सूर्य की रोशनी यहां से यहां तक कैसे आती है? यहां तो कुछ भी नहीं है, ना कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, करोड़ों किलोमीटर तक। तो हीट असल में बगैर किसी माध्यम के भी चल सकती है, उसको ना कोई सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, जैसे सूर्य की रोशनी आपके पास आती है। तो उस तरीके को हम बोलते हैं जब हीट बगैर किसी मीडियम के चलती है, बगैर किसी माध्यम के चलती है, और माध्यम सॉलिड, लिक्विड, गैस ही तो होते हैं, अब तक आप समझ गए होंगे। उस तरीके को हम कहते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि जहां सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं है तो फिर वो निर्वात है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं? कई बार हम कहते हैं कि जहां सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं है वहां निर्वात है, असल में हम गलत बोल रहे हैं। देखिए निर्वात है का मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ है, लेकिन कुछ नहीं का मतलब निर्वात है, जहां पर कुछ ना हो। हम कहते हैं अंधेरा है, असल में अंधेरा कोई प्रेजेंस वाली चीज नहीं है, हम ये कहें कि मतलब जहां उजाला नहीं है बस वो अंधेरा है। समझ गए आप? तो निर्वात का मतलब, वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह को हमने वैक्यूम कह दिया। अब उसमें कौन चल सकता है? हीट चल सकती है। अच्छा मुझे बताओ, क्या साउंड चल सकता है? क्या ध्वनि चल सकती है? नहीं।
तो कुछ कुछ चीज़ें चल जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। तो भाई हीट चल लेती है, और हीट का वह तरीका जिसमें वो बगैर किसी मीडियम के चलती है उसको कहते हैं हम रेडिएशन। तो तीसरा मेथड हो जाता है आपका रेडिएशन, यानी कि विकिरण। ठीक है, तो विकिरण क्या होता है कि ऊष्मा बगैर माध्यम के आगे बढ़ती है। कि ऊष्मा को आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। हीट फ्लोज विदाउट मीडियम। हीट फ्लो के लिए मीडियम की कोई भी आवश्यकता ऐसे केस में नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे सूर्य की रोशनी या सूर्य की गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल तक आना, यानी कि कमिंग ऑफ हीट फ्रॉम coming of heat to earth atmosphere, coming of heat to earth's atmosphere। ठीक है, तो भैया जी ये हो गया हमारा तीसरा तरीका जिसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो हीट सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, विदाउट एनी मीडियम भी चल सकती है। तीनों तरीके आपने पढ़ लिए है ना। बच्चे क्या सोचते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। लेकिन ऐसा नहीं है। रेडिएशन गैसों में नहीं फ्लो होता है, मतलब गैस में हीट फ्लो होने को हम रेडिएशन नहीं कहते हैं, गैस में हीट फ्लो होने को कन्वेक्शन ही कहते हैं, संवहन ही कहते हैं। रेडिएशन का अर्थ है जहाँ पर कोई भी मीडियम ना हो। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा बचा हुआ है, और कल हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि किस प्रकार से अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, फेज किस तरह से चेंज होती हैं। तो कल का हमारा पूरा डिस्कशन, कल का हमारा पूरा मुद्दा रहने वाला है हीट के हीट के फेज चेंज के बारे में, कि अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो कंटेंट ओवर हो चुका है मेरे हिसाब से। सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। लाइट चैप्टर पढ़ा दीजिए। अरे भैया सब चीज़ पढ़ाई जाएगी यार, आप परेशान बहुत होते हैं, आप आर्टिफिशियल डाउट्स काहे बनाए रहते हैं। कुछ तो ज़िंदगी में समस्याएं हैं, कुछ आप ज़बरदस्ती बनाए रहते हैं। अगर आप इस क्लास के साथ भी ऐसी समस्याओं से घिरे तो फिर क्या लाभ मेरे आपके एक साथ होने का। जितना आप सोचकर बैठते हैं किसी भी चैप्टर में, उम्मीद है मैं कहीं उससे ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं टॉपिक में आपको ज़्यादा कवर करा रहा हूँ, टॉपिक ही नहीं छोड़ रहा हूँ, तो पूरा का पूरा चैप्टर कैसे उड़ा दूंगा। इतना तो भरोसा आप सभी को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी दूसरी चीज़, टॉपिक कंटेंट ओवर हो चुका है, बस मैं 1 मिनट की जनरल डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। एक साथी का जैसे कि डाउट था कि क्या भैया आप गॉड में बिलीव रखते हैं। असल में मैं बताऊं कि ऐसी सोच कहाँ से उत्पन्न होती है, ये प्रश्न कहाँ से बनता है। ये प्रश्न बनता है, ज़्यादातर लोग विज्ञान में ये मानते हैं, साइंस के लिए ये मान लेते हैं कि साइंस जो है ना वो भगवान पर बिलीव नहीं करता है, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। देखो आप समझें कि क्या ऐसा संभव है, मान लो आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, मैं एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, या आप पर्टिकुलरली विज्ञान में आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या ऐसा है कि आप अपने धर्म के भगवान को नहीं मानते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं, शायद बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, अपनी एक अवधारणा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 100% लोग नहीं मानते। भाई मानते भी हैं उनमें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कल को आप ही वैज्ञानिक बन जाएं, कल को आप ही साइंटिस्ट बन जाएं। जैसे मान लीजिए आज आप अगर हिंदू धर्म की बात करें, नवरात्रों में मान लो आप व्रत रखते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आपका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपको साइंटिस्ट बनाएगा, कल को आप साइंटिस्ट बन जाएं, तो क्या साइंटिस्ट बनते ही आप ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मैं भी इसरो के इंटरव्यू तक गया हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से उसके माहौल को जांचा परखा हुआ है, देखा हुआ है, या किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये एक मिथ बन चुका है, असल में हमने कभी वहाँ के लोगों से बात ही नहीं की। ये तो बस हम सुन लेते हैं कि विज्ञान भगवान पे भरोसा नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। हर कोई भरोसा तो करता है, लेकिन देखिए उसकी ना अवस्थाएं बदल जाती हैं, उसकी फेज बदल जाती हैं। जैसे
अगर मैं एक बहुत यूनिवर्सल सी बात करूं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई भी इसको किसी भी रिलीजन से जोड़ के मत देखना, किसी भी धर्म विशेष से जोड़ के मत देखना। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इंसानियत के नाते बात कर रहा हूं। असल में मेरे हिसाब से ये है कि देखो सब कुछ एक ही है। क्योंकि अब मैं कैसे कह रहा हूँ सब कुछ एक ही है, ये तो बहुत पहले से लोग कहते आ रहे हैं। मैं तो खैर बहुत कम बुद्धि वाला हूँ, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने ये बात कही कि सब कुछ एक है। कैसे है, उसके बहुत मोटे मोटे से प्रमाण है। प्रमाण ये हैं, आप देखिए आदमी के बर्थ लेने का तरीका देखिए, आदमी के जन्म लेने का तरीका देखिए, वो बिल्कुल एक ही है, सभी का एक ही है। क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ अलग तरीके से जन्म लेता हो, या इस धर्म से कोई संबंध रखता है तो वो कुछ अलग तरीके से जन्म लेता हो? मैं आपको अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। और आदमियों के इस संसार से जाने का तरीका भी एक ही है। अच्छा, प्रकृति के नियम सभी के लिए एक ही हैं। नियम का मतलब है कि अगर तुम कोई क्रिया करोगे तो वो तुम्हें प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगी, बुरा करोगे बुरा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप इस धर्म के हैं अच्छा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, या उस धर्म के हैं तो बुरा करने पर भी अच्छा मिलेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो सबके लिए एक है? तो मेरे हिसाब से जो भी चीजें बंटवारा होता है वो यहीं आकर बंटवारा होता है, और हम लोग ही उसको बस बंटवारा कर लेते हैं। तो मैं पहली चीज तो ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी नजर में तो ये है कि भाई जो है सब कुछ एक है। अच्छा, अब मैं इस बात पर आपको लेकर चलता हूं कि क्यों कोई ये भरोसा करे कि हाँ भाई इस दुनिया में कुछ तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दुनिया खुद ब खुद चलती चली जा रही है, कुछ तो है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी धर्म का कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, या कोई अल्लाह है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ, जनरल सी बात कर रहा हूँ दोस्त। आप सोचिए इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में। ये पृथ्वी है, अपने सोलर सिस्टम के बारे में जरा सोचें। तो पृथ्वी लाखों करोड़ों साल से सूर्य के चक्कर लगा रही है। केवल पृथ्वी ही नहीं, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य लगातार लाखों करोड़ों वर्षों से आपको एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। अब देखो इसको समझने के दो तरीके हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि ये नेचर है, ये प्रकृति है, और विज्ञान के लिए वही भगवान है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान भगवान को नहीं मानता, बट विज्ञान एक दूसरी अवस्था में मानता है। विज्ञान कहता है कि जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जाएं इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रही हैं, जो पूरे इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। देखो आदमी कोई जिंदा है, आप देखें उसके अंदर क्या है, हम जिसको आत्मा कहते हैं, किसी भी धर्म से आप जोड़ें तो वो एक सोल है, आत्मा है। वो क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। आदमी का मरना, मैं पूछता हूं आदमी मर गया, क्या बदल गया उसके अंदर? आज जो किसी व्यक्ति के अंदर है, अगर वो जिंदा है तो मरने के बाद भी वही रहता है। केवल किसका संचरण बंद हो जाता है? ऊ, मैं कहूंगा ऊर्जा का, एनर्जी का। एक इंजन है ना जो हमें चला रहा है, कुछ तो है हमारे अंदर। तो मैं मानता हूं कि वही आत्मा है, वही सोल है। विज्ञान इस सोल की ही पूजा करता है, वो इसी को एनर्जी मानता है, इसी को ऊर्जा मानता है। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान नहीं मानता किसी को। विज्ञान इस सृष्टि के संचालक को, जो भी इस सृष्टि का संचालक है, और विज्ञान उसको जनरली एनर्जी कहता है, वाइब्रेशन कहता है, ऊर्जा कहता है, कंपन कहता है, विज्ञान उसकी पूजा करता है, विज्ञान उसको बहुत अच्छे से मानता है। इवन निकोला टेस्ला जो इतने महान वैज्ञानिक हुए, मैं तो क्या ही हूं, कोई तो क्या ही होगा, निकोला टेस्ला साहब, उन्होंने कहा कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के परम रहस्यों को जानना है, अगर आप वाकई रुचि रखते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को मैं समझूं, क्या भूत भगवान होते हैं, तो तुम वाइब्रेशंस के टर्म में सोचो, जाके गूगल कर लेना कि तुम कंपन की टर्म में सोचो। आज जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि हैं, किसी भी धर्म के जो बड़े लिखे, मतलब बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं, जो एक स्तर तक पहुंच गए हैं आध्यात्म को लेके, वो सब आपको वाइब्रेशंस की टर्म में ही समझाते हैं, है ना? सब कुछ आपको कंपन की फॉर्म में समझाते हैं। तो आपके सवाल का जवाब कि क्या आप इन भगवान को मानते हैं, तो विज्ञान जो है वो इस तरीके से भगवान को मानता है। अब दूसरा, क्या वाकई में हर एक व्यक्ति को ऐसा समझा पाना संभव था? आप बताइए ना, जितना आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप कंपन जानते हैं, ऊर्जा जानते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कंपन ऊर्जा पढ़ी ही ना हो, तो उसको तो हम नहीं समझा सकते। तो हर एक धर्म ने क्या किया कि भगवान को समझाने के लिए फिर उन्होंने कुछ कुछ सहारा लेना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे समझा सकते हैं, वैसे समझा सकते हैं। लोगों ने हर एक धर्म के लिए पवित्र स्थल बनाए, जिन्हें हर एक धर्म में अलग अलग नाम दिया जाता है। और लोगों ने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ बैठेंगे तो आप शांत हो जाएंगे, आपको उन कंपनों की अनुभूति होगी, आपको वो ऊर्जाएं महसूस होंगी। आप देखते होंगे ना, आप किसी भी धर्म से संबंध रखें, आपके धर्म का जो भी पवित्र स्थान है, आप वहाँ जाके बैठें, आपको एक अलग ही फील आता होगा। सही कह रहा हूँ मैं?
आपको वहाँ पर जाकर अलग ही शांति मिलती होगी, आपको पीसफुलनेस महसूस होता होगा। तो वो किस लिए है? क्योंकि हमने कह दिया कि भाई ये यहाँ पर आपको इस धर्म की, इस रिलीजन की वो एनर्जी मिल जाएँगी। तो ये तमाम बातें बस होती हैं। तो ओवरऑल कंक्लूज़न यही है कि कोई तो है, कुछ तो है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। ठीक है? बाकी दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, एक इन सब चीज़ों से हट के सलाह कि कभी भी किसी के भी आस्थाओं पर उँगली मत उठाना। मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है, मैं सबसे ये बातें नहीं कहता, सिर्फ़ आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं, मेरी बातों को समझ सकते हैं। कभी किसी की आस्था पर उँगली मत उठाइएगा। जैसे कई बार हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, वो मान लो कहीं खेतों में जाके किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बहुत वैज्ञानिक बन के या पढ़े-लिखे बनकर उनको रोक रहे होते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वैसा करने से कुछ नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें मत करिए आप। जो जिसकी जैसी आस्था है, उनको बस वैसा मानते रहने दीजिएगा। क्योंकि देखो भाई, बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर भगवान भी साक्षात आपको दिख जाए कहीं सामने, हो सकता है आप उसे भी ना पहचान पाएँ और आस्था रखने वाला इस पेन में भी भगवान देख ले। तो ये सारा खेल सिर्फ़ आस्था का है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास किसी के मामले में कभी कोई इस तरह से उँगली मत अड़ाना। आपको पता भी लग जाए कि भगवान है या नहीं है, तब भी चुप रहना। मत बताना उनको होते हैं या नहीं होते हैं। जो जैसा मानता है मानने दीजिए। यही सबसे बड़ी समझदारी है। आपको लगता है महात्मा बुद्ध इतने बड़े दार्शनिक हुए, एक तरह से इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, उनको नहीं पता लगा होगा? या बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग रहे, क्या उनको नहीं पता लगा होगा? बहुत सारे लोगों को कुछ-कुछ, क्या-क्या चीज़ें नहीं पता लगी, लेकिन सिर्फ़ उन्होंने लोगों को एक सीधे रास्ते की सलाह दी। क्योंकि हर कोई उस एंगल से नहीं सोच सकता है जिस एंगल से मैं या आप सोच सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है? बाकी धर्म जो हैं अपने सबके अच्छे हैं, सभी अपनी आस्था रखते हैं, सभी अपना एक विश्वास रखते हैं। किसी के मामले में मेरे हिसाब से तो हमें कोई उँगली अड़ाने का हक नहीं है, सभी बिल्कुल अपने तरीके से स्वतंत्र हैं। मिलते